दोस्तों, वैसे तो भारतवर्ष में कई प्रतापी और महान राजाओं ने शासन किया, परंतु एक राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी शक्ति और चाणक्य की कुशल बुद्धि से पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया। उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि आज का बिहार है। इनके पिता का नाम नंदा और इनकी माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त की दो पत्नियां थी। एक का नाम था दुर्धरा व दूसरी का नाम था हेलना। इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। इनकी मृत्यु 297 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारतवर्ष को एकीकृत करने में सफल। चंद्रगुप्त की गुरुदेव चाणक्य से मुलाकात। चंद्रगुप्त जब एक दिन अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, तब चाणक्य ने उन्हें देखा और अपना शिष्य बना लिया और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया, जहां उन्हें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी। दरअसल जब चाणक्य एक बार मगध के राजा धनानंद के दरबार में गए, तो धनानंद ने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं धनानंद का साम्राज्य नहीं उखाड़ फेंकूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इसी के लिए चाणक्य को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो धनानंद की विशाल सेना का सामना कर सके, और उसी के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना और उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कई अन्य राजाओं को और अन्य साम्राज्यों को अपने साथ मिलाकर धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका व अपने अपमान का बदला लिया। उसके बाद मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में चाणक्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह धनानंद को पराजित कर धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा साम्राज्य का विस्तार। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नया साम्राज्य शुरू में वर्तमान अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा तक और दक्षिण में जम्मू और कश्मीर से हैदराबाद तक फैला था। 316 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के सभी गणराज्य को हराकर अपने साम्राज्य में विलय कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार वर्तमान ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तक किया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी फारस तक कर दिया था। उस समय भारत का शासक सेल्यूकस निकेटर था, जो सिकंदर के शासन काल में उसका सेनापति था। चंद्रगुप्त ने पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और शांति वार्ता में युद्ध समाप्त हो गया। शांति वार्ता में चाणक्य ने सेल्यूकस के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी, सेल्यूकस के राज्यों को चंद्रगुप्त के राज्य में मिला दिया जाएगा और सेल्यूकस को अपना देश छोड़कर जाना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया जाए और हेलेना से उत्पन्न संतान मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बने। सेल्यूकस निकेटर ने दोनों शर्तें मान ली। इसके बदले चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। चंद्रगुप्त ने कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग सभी राज्यों को एकजुट कर लिया था। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी है।
राजा संपूर्ण शासन का प्रधान होता था। सभी शक्तियों का स्रोत राजा ही होता था, अर्थात संपूर्ण शासन राजा के ही हाथों होता था। कौटिल्य राजा की योग्यता पर विशेष बल देता है। कौटिल्य का मानना था कि राजा ऊंचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि और देवी शक्ति हो। राज्य के उच्च कर्मचारियों, मंत्रियों, पुरोहित, सेनापति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा ही करता था। राजा को सहायता देने के लिए मंत्री हुआ करते थे। राजा सचिवों की नियुक्ति करता था। सचिवों या मंत्रियों की नियुक्ति अमात्य वर्ग के उच्च पदाधिकारियों में से कठोर परीक्षा के बाद होती थी। मंत्रियों को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। केंद्रीय शासन में कुल 18 विभाग थे। इन विभागों के अध्यक्षों को अमात्य एवं विभागाध्यक्ष को तीर्थ कहा जाता था। 18 विभागों के 18 अधिकारी इस प्रकार हैं। मंत्री और पुरोहित, यह प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी होते थे। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था। संनिधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष को संनिधाता कहा जाता था। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। नायक, सेना का संचालक नायक कहलाता था। दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाले प्रमुख अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक कर्मांतिक कहलाता था। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नागरक, नगर कोतवाल या नगर का प्रधान अधिकारी। दोवारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान दोवारिक कहलाता था। प्रशासता, राजकीय दस्तावेजों और राज आज्ञाओं को लिखने वाला प्रशासता कहलाता था। अंतर्वशीक, राजा के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। आट्रिक, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी आट्रिक होता था। आगे हम चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में जानेंगे। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और 297 ईसा पूर्व अपना राज सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया और वह कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना का अर्थ होता है बिना कुछ खाए पिए बिना रहना।